नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम दृष्टि सामान्य ज्ञान से भारतीय अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। इसके पहले इस बुक से हम लोगों ने भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा विश्व एवं भारत का भूगोल देख लिए हैं और इसकी वीडियो भी अपलोड की जा चुकी है। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हैं। यह बुक वनडे एग्जाम के साथ साथ सिविल सेवा के प्रारंभिक पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं काफ़ी व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं, जिसको तैयार कर लेने के बाद आपका 90 से 95% जीएस का पोर्शन कवर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं आज भारतीय अर्थव्यवस्था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए देख लेते हैं। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार द्वारा किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर देखते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध सामान्यतः सिद्धांत और व्यवहार का है। जहाँ अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार आदि की बात करता है, वहीं अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित करती है। अतः किसी क्षेत्र विशेष के अनुकूल अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग ही उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्थाओं देश द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रणालियों तथा उनमें राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में किसका उत्पादन होगा, कितना होगा और किसकी बिक्री किस कीमत पर होगी, इस सभी का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा शास्त्रीय अर्थशास्त्र का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 को माना जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 के बीच दिया था। बोल्शेविक क्रांति 1917 के फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जहाँ इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाद के वर्षों में चीन तथा पूर्वी यूरोप के कई देशों में यह अर्थव्यवस्था प्रचलित हुई। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार की होती है तथा बाकी आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। अतः मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपने में समाहित करना चाहिए। ऐसी ही सलाह 1950 के दशक में ऑस्कर लॉन्ज ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को दिया था। उनके अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अच्छे तत्वों को अपने में समाहित करना चाहिए।
भारत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अस्तित्व के कारण एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र या क्षेत्रक कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि कार्य, उत्खनन, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। इस क्षेत्र को कृषि और संबद्ध गतिविधियां भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। लोहा और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब वर्ग नाम से संबोधित किया जाता है। तो कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न को ब्लू कॉलर। तृतीय क्षेत्र यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सेवाओं के उत्पाद से संबंधित होता है। सेवा में बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इसे सेवा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसी अर्थव्यवस्था की सकल आय में उसके क्षेत्रकों के योगदान तथा उन पर निर्भर जनसंख्या के आधार पर अर्थव्यवस्था निम्न प्रकार की होती है। पहला है कृषि अर्थव्यवस्था। यदि अर्थव्यवस्था के सकल उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% या इससे अधिक हो तो वह कृषि अर्थव्यवस्था कहलाती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 50% या इससे अधिक होता है। सेवा अर्थव्यवस्था इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 50% या उससे अधिक होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित श्रम अधिक वाली, कृषि प्रधान एवं प्रति व्यक्ति न्यून आय तथा उच्च बेरोजगारी आदि विशेषता से युक्त एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। आर्थिक प्रगति, समृद्धि और विकास देखते हैं। तो आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, किसी अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को अर्थव्यवस्था में प्रगति या आर्थिक प्रगति कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था की एक अवधारणा के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक मापदंड यथा सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि को बताने वाले सूचकों में समय के साथ बढ़ोतरी को आर्थिक वृद्धि या समृद्धि कहते हैं। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि है। अन्य शब्दों में लंबी अवधि में देश की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अतः प्रति व्यक्ति आय किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होती है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास का एक व्यापक अवधारणा है जो किसी देश की आर्थिक समृद्धि के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव को भी समाहित करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसे कहते हैं। जहाँ आर्थिक समृद्धि परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, वहीं आर्थिक विकास परिणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। अतः किसी अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास तभी कहा जा सकता है जब उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ ही संबंधित लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार हो। प्रोफेसर अमृत सेन आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार तथा महबूबुल हक गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है।
अमर्त्य सेन का विचार कल्याणकारी अर्थव्यवस्था से संबंधित है तथा यह मानव विकास को अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य मानते हैं। इनके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जनोन्मुखी होनी चाहिए। आर्थिक विकास की माप विधियाँ। आधारभूत आवश्यकता दृष्टिकोण। इसका प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के विश्व रोजगार सम्मेलन 1976 में संयुक्त राष्ट्र UN तथा विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का निर्देश। इसका प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस द्वारा किया गया, जिन्होंने जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता को मिलाकर PQLI का निर्माण किया। क्रय शक्ति समता विधि PPP। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया तथा वर्तमान में विश्व बैंक विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना तथा गरीबी दर के मापन के लिए कर रहा है। निवल आर्थिक कल्याण मापक। प्रतिपादन जेम्स टोबिन तथा सैमुअल्सन द्वारा, जिसमें आर्थिक निवल कल्याण GNP माइनस उत्पादन की छिपी लागत प्लस आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ प्लस अवकाश एवं गृहिणी सेवा होता है, जहाँ GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक अर्थशास्त्री महबूबुल हक द्वारा विकसित अवधारणा है। यह सूचकांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है, जो संबंधित देश में आर्थिक विकास का एवं आर्थिक कल्याण को प्रदर्शित करता है। HDI का आकलन निम्न 3 आयामों पर आधारित है। कौन कौन? स्वास्थ्य यानी दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से व्यक्त किया जाता है। इसे स्वस्थ का संकेतक भी कहते हैं तथा जीवन प्रत्याशा सूचकांक यानी LI के रूप में आकलन करते हैं इसका, यानी लाइफ। शिक्षा यानी ज्ञान। इसे 2 संकेतकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, स्कूल के औसत वर्ष तथा स्कूल के प्रत्याशित वर्ष। इसका आकलन शिक्षा सूचकांक EI के रूप में किया जाता है। जीवन स्तर। इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी GNI द्वारा। इसका आकलन GNI सूचकांक I के रूप में व्यक्त किया जाता है। अतः HDI = LI × EI × II के पावर हाफ। उपरोक्त आधारों पर तैयार HDI को एक रिपोर्ट के रूप में HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, UNDP द्वारा। HDI सूचकांक एक की स्केल यानी 0 से 1 के बीच देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर स्थान देता है। HDI का मान लेफ्ट साइड में दिया जाए देशों की स्थिति, तो 0.8 से ज़्यादा अति उच्च मानव विकास वाले देश इसमें आते हैं। 0.7 से 0.799 उच्च मानव विकास वाले देश इसमें आते हैं तथा 0.550 से 0.699 मध्य मानव विकास वाले देश इसमें आते हैं तथा 0.550 से कम निम्न मानव विकास वाले देश आते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। GNH की संकल्पना हिमालयी देश भूटान ने 1970 के दशक में दिया, जो कि जीवन स्तर, स्वस्थ समय उपयोग, शिक्षा, संस्कृति विविधता, सुशासन, सामुदायिक जीवन तथा पारिस्थितिकी विविधता, लचीलापन तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के एक निकाय
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। इसकी पहली रिपोर्ट वर्ष 2012 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट सम्मिलित किए गए राष्ट्रों में खुशहाली की माप करती है, जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। खुशहाली माप के आधार निम्न है: प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता, लोक विश्वास यानी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और व्यापार। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन तथा इससे संबंधित सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को सांख्यिकी विवरणों या खातों के रूप में प्रदर्शित करने के तरीकों को राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहते हैं। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? साइमन कुजनेट्स को। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय आय के आकलन तथा प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है, जो इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO की मदद प्राप्त करता है। राष्ट्रीय आय की मापन विधियाँ। उत्पादन विधि। पहला, उत्पादन विधि। इसमें एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के उत्पादक इकाइयों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग की गणना की जाती है। इसके मूल्य वर्धित पद्धति भी कहते हैं तथा इसका उपयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है। आय विधि। इसके अंतर्गत उत्पादन के सभी संसाधनों द्वारा उत्पादन के परिणाम स्वरूप प्राप्त आय के योग से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें उत्पादन के 4 कारक होते हैं: श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमी। व्यय विधि। बाजार मूल्य पर GDP को घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर किए गए कुल व्यय के रूप में भी समझा जा सकता है। इस व्यय में शामिल है घरेलू या निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम निवेश एवं उपभोग व्यय जिसे G से प्रदर्शित करते हैं, विनियोग व्यय जिसे I से प्रदर्शित करते हैं, निवल विदेशी निवेश यानी निर्यात माइनस आयात जिसे X माइनस M से प्रदर्शित करते हैं। अतः GDP मार्केट प्राइस इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M हो जाएगा, यानी उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम निवेश एवं उपभोग व्यय प्लस विनियोग व्यय प्लस निवल विदेशी निवेश। राष्ट्रीय आय की लागत और मूल्य। राष्ट्रीय आय की गणना या तो साधन लागत पर या बाजार लागत पर की जाती है। साधन लागत या घटक लागत, फैक्टर कॉस्ट जिसे कहते हैं, यह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादक द्वारा निवेश की गई लागत होती है। इसे कारखाना लागत या उत्पादन लागत भी कहते हैं। साधन लागत में पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रमिक किराया, बिजली बिल आदि शामिल होते हैं। साधन लागत में प्राप्त की गई सब्सिडी भी शामिल रहती है। साधन लागत इक्वल टू बाजार मूल्य माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान यानी सब्सिडी, यही होता है साधन लागत। यानी जो बाजार मूल्य है, जो प्रत्यक्ष कर लग रहा है उसको घटा देते हैं, प्लस जो सब्सिडी दी गई है उसको जोड़ देते हैं, तब साधन लागत आ जाती है। मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य साधन लागत और अप्रत्यक्ष कर के जोड़ में से अनुदान घटाने पर प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय का मूल्य।
तो राष्ट्रीय आय की गणना दो मूल्यों चालू मूल्य तथा स्थिर मूल्य पर की जाती है। दोनों मूल्यों में अंतर सिर्फ मुद्रास्फीति का होता है। चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय जब राष्ट्रीय आय का आकलन प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है तो उसे चालू मूल्य पर राष्ट्रीय आय या फिर मौद्रिक आय कहते हैं। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय तो जब राष्ट्रीय आय का आकलन किसी आधार वर्ष के मूल्य पर किया जाता है तो उसे स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय किसी देश के आर्थिक विकास का यह सूचक होती है। राष्ट्रीय आय के आकलन में मध्यवर्ती वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, घरेलू सेवा या कार्य, वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे यथा अंश पत्र, ऋण पत्र आदि के बिक्री, हस्तांतरण, भुगतान यानी वजीफा, पेंशन, गैर कानूनी उत्पादन, विदेशों से प्राप्त उपहार के मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू होता है स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्लस मुद्रास्फीति की वृद्धि दर। यही होता है प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की मूलतः दो अवधारणाएं हैं, घरेलू उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन राष्ट्रीय उत्पाद यानी नेशनल प्रोडक्ट। शेष सभी अवधारणाएं इन्हीं पर आधारित हैं। इन अवधारणाओं को निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासियों, उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी वो घरेलू सीमा होनी चाहिए, चाहे वो विदेशी हो या फिर देश का हो, उसके द्वारा जो भी उत्पाद किया जा रहा है उसके अंदर वो क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे जीएनपी कहते हैं, किसी देश की घरेलू सीमा तथा बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी इसमें विदेशियों को नहीं लिया जाता है, यहाँ पे बस घरेलू मतलब देश के ही आदमी को लिया जाता है, देश के विदेशी आदमी को इसमें नहीं लिया जाता है। हाँ, विदेश में जो हमारी जैसे एम्बेसी है तो वहाँ जो उत्पादित हो रहा है, जो हमारी घरेलू सीमा है विदेश में, जैसे फ्लाइट है हमारी, तो वहाँ पर जो उत्पादित हो रहा है वो हमारे राष्ट्रीय आय में गिना जाएगा। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस निवल विदेशी साधन या स्थानांतरण। निवल विदेशी स्थानांतरण का मतलब होता है विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशों को भेजी गई आय। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, किसी वस्तु या सेवा के उत्पाद में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। अतः साधन लागत पर जीडीपी की गणना में सरकार को अदा किए गए कर शामिल नहीं होते, किंतु सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल रहता है। तो जीडीपी एट द फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान यानी सब्सिडी। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जब वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है तब उसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जब जीएनपी की गणना उत्पादन कारकों के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर की जाती है तब उसे जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी जोड़ दी जाती है। बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्यों पर जीएनपी की गणना की जाती है तब उसे जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। जीडीपी तथा जीएनपी के विभिन्न उपयोग।
तो लेफ्ट साइड में जीडीपी दिया गया है, राइट साइड में जीएनपी दिया गया है। जीडीपी का पूरा फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी देख लेते हैं। इसमें वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर को बताता है, जबकि जीएनपी में यह किसी देश तथा शेष विश्व की परस्पर आर्थिक निर्भरता को दर्शाता है। जीडीपी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक अपने सदस्य देशों का तुलना विश्लेषण इसी के आधार पर करते हैं, किसके? जीडीपी के। जबकि जीएनपी इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व के देशों की रैंकिंग तय करता है, जो कि पीपीपी पर आधारित होती है। निवल धारणाएं, नेट कंसेप्ट्स। जब सकल मूल्य में से ह्रास को घटा दिया जाता है तो निवल धारणा प्राप्त होती है। यह सकल मूल्य कारक लागत या बाजार मूल्य पर व्यक्त हो जाता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस ह्रास इक्वल टू होता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। उसी तरीके का जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस ह्रास घटा लिया जाता है तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसी तरह जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से ह्रास घटा लिया जाता है तो क्या आता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है। एंड जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से ह्रास घटा लिया जाता है तो क्या आता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आता है। निवल यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य कटौती या फिर ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ह्रास का मतलब वो चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में कोई मशीन लगी हुई है तो भाई साल भर में उसका कुछ टूटे फूटेगा, मान लीजिए कि कुछ भी उसका टूटे फूटेगा, उसको मेंटेनेंस लगेगी, तो वही जो मेंटेनेंस कास्ट आती है उसी को ह्रास कहा जाता है। अतः एनडीपी इक्वल टू जीडीपी माइनस ह्रास यानी डिप्रिसिएशन। निवल यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती घटाने पर जो आय प्राप्त होती है उसे एनएनपी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एनएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस विदेशों से एनएनपी इक्वल टू होता है जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस मूल्य कटौती। एनएनपी के उपयोग क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना करने में प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू एनएनपी अपान देश की जनसंख्या, राष्ट्रीय आय इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यह राष्ट्रीय आय का आकलन का सबसे अच्छा तरीका होता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं से संबंध, तो चलिए देख लेते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यानी अनुदान। जीडीपी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी माइनस ह्रास। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस निवल विदेशी साधन आय स्थानांतरण। मूल्यवर्धित धारणाएं, तो मूल्यवर्धित किसी उत्पादित उत्पाद की इकाई के बाजार मूल्य में संबद्ध उत्पाद इकाइयों के अंशदान को प्रदर्शित करता है। इस विधि का उपयोग किसी वस्तु या सेवा की दोहरी गणना से बचने के लिए किया जाता है। इस अंशदान का मूल्य निकालने के लिए मूल्यवर्धित विधि का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय उत्पादन की गणना करते समय प्रत्येक उत्पादन इकाई के मूल्यवर्धित को ज्ञात करते हैं। इस मूल्यवर्धन का योग ही राष्ट्रीय उत्पाद होता है।
सकल मूल्यवर्धन यानी GVA इक्वल टू CE प्लस OS या फिर MI इक्वल टू CF प्लस उत्पादन कर माइनस आधार मूल्यों पर सब्सिडी, जहाँ CE क्या होता है कर्मचारियों को मुआवजा, OS क्या होता है परिचालन अधिशेष, MI क्या होता है मिश्रित आय, CFC क्या होता है निश्चित पूंजी उपभोग। GDP इक्वल टू आधार मूल्यों पर GVA प्लस उत्पादन कर माइनस सब्सिडी। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना GDP की जगह GVA में बाजार मूल्य पर की जा रही है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। सकल मूल्यवर्धन में उत्पादन करों को शामिल करने पर बाजार मूल्य प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय की गणना की मदें, तो शामिल की जाने वाली मदें, शामिल न की जाने वाली मदें दोनों दिए गए। तो शामिल कौन कौन सी की जाती हैं? गणना वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाएं, सैनिक और सुरक्षा सेवाएं, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, सरकार द्वारा जनता को प्रदान निःशुल्क सेवाएं, लाभांश, भविष्य निधि, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, ब्रेकर्स कमीशन, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की आय आदि। कौन सा शामिल नहीं किया है? तो शेयर तथा डिवेंचर, पूंजीगत लाभ हानि, अप्रत्याशित लाभ, मध्यवर्ती भुगतान, अवकाश के समय में किया गया गृह कार्य, स्टॉक की कीमत में वृद्धि, उपहार आदि। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय आकलन के प्रयास। तो वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास किया। यह आंकड़े इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिए गए थे, जिसको इन्होंने प्रकाशित किया 1901 में। प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये इन्होंने बताई थी उस समय। कब? 1901 में। फिडले सिराज, BK राव आदि ने भी स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय के आकलन प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता उपरांत राष्ट्रीय आय की गणना। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया तथा PC महालनोबिस को इसका चेयरमैन बनाया गया। समिति के दो अन्य सदस्य थे प्रोफेसर DR गाडगिल तथा प्रोफेसर BK राव। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की सांख्यिकी गतिविधियों और संबंधित मानकों में समन्वय हेतु केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय 1951 की स्थापना की गई, यानी CSO की स्थापना 1951 में की गई। भारत में आर्थिक नियोजन प्रमुख उद्देश्य तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना था, आय वितरण और क्षेत्रीय विषमता दूर करना था तथा मानव संसाधन का विकास और निजीकरण, उदारी और वैश्वीकरण के दौर में गरीबों की सुरक्षा प्रदान करना था। तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास की संकल्पना आदि भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे, जिनकी प्राप्ति के लिए भारतीय द्वारा स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रयास किए गए। इनकी परिणति स्वतंत्रता उपरांत देश में लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं में परिलक्षित होती है। स्वतंत्रता पूर्व देश में आर्थिक नियोजन के लिए प्रस्ताव तो वर्ष 1934 में सर्वप्रथम M विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में देश में आर्थिक नियोजन के अपनाए जाने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए हरिपुरी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति की नियुक्ति की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत योजना को कांग्रेस योजना भी कहते हैं। 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारियों ने एक प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट फॉर इंडिया तैयार किया, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसे टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। इसके प्रमुख सदस्य JRD टाटा,
जी.डी. बिरला, लाल श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, ए.डी. श्रॉफ, आदेश दलाल तथा जॉन मथई थे। आदेशी दलाल की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग की स्थापना हुई। इसी वर्ष श्रीमन नारायण द्वारा गांधी योजना प्रस्तुत की गई। वर्ष 1945 में श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना प्रस्तुत की। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता उपरांत आर्थिक नियोजन। वर्ष 1950 में सलाहकारी योजना बोर्ड के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा थे। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना के बाद योजना आयोग को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। लक्ष्य था इसका कितना 2.1% वृद्धि की, जबकि प्राप्ति हुई 3.7% की। हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी यह। कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें योजना सफल रही तथा इसने लक्ष्य से ज़्यादा विकास दर हासिल किया। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चलाया गया था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि शुरू की गई थी। तो पहली किस पर थी? तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। लक्ष्य था इसका 5.6%, प्राप्ति हुई 2.8% की। काफ़ी कम प्राप्ति हुई। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों खनिजों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। लक्ष्य था 5.6 का, प्राप्ति हुई 2.8%। देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वतंत्र स्फूर्ति अवस्था में पहुंचाने का लक्ष्य था इसका। यह योजना सुखमय चक्रवर्ती के प्लान मॉडल पर आधारित मानी जा सकती है। तीसरी, पुनः कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही, जिसके प्रमुख कारण थे भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 तथा वर्ष 1965-66 का सूखा। योजना अवकाश 1966 से 69 तक प्रथम योजना अवकाश रहा। इस अवधि में 3 वर्षीय योजनाएं क्रियान्वित की गई। कृषि और उद्योग को समान प्राथमिकताएं दी गई। योजना अवकाश के कारण भारत पाक युद्ध, सूखा, मूल्य वृद्धि तथा संसाधनों की कमी थे। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत इसी के समय हुई। 1969 में लीड बैंक की स्थापना इसी समय हुई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इसी उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना अशोक रुद्र तथा एलन एस मान्ने द्वारा तैयार अपने कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि तथा सिंचाई प्राथमिकता के क्षेत्र थे। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना की विशेषता थी। किसकी? चतुर्थ की। इसमें समाजवादी समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया गया तथा क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए विकास केंद्रीय उपागम की शुरुआत की गई। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम इसी के तहत चलाया गया था 1973 से 74 में। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में एकाधिकार तथा अवरोध व्यवहार अधिनियम मार्ट, जिसे मार्ट एक्ट कहते हैं, 1969 इसी में आया तथा बफर स्टॉक की अवधारणा लागू की गई। इसी में परिवार नियोजन लक्ष्य के रूप में
इसमें राव तथा श्वेत क्रांति 1970 ईस्वी में शुरू की गई थी तथा 1974 में नाभिकीय परीक्षण किया गया था इसी योजना के में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति थी। यह भी उद्देश्य था इसका, यानी इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता तथा शून्य विदेशी सहायता की प्राप्ति थी। इसमें आर्थिक स्थायित्व को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना में वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें गरीबी निवारण कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इसी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना 1977 से 78 प्रारंभ की गई। इसमें पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। जनता पार्टी सरकार ने इसे एक वर्ष पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया। गरीबी हटाओ का नारा इसी में था। किसमें? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान 1978 से 80, द्वितीय अवकाश इसे कहा जाता है। इस योजना यानी छठवीं योजना का प्रथम चरण को जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1980 में पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर इसे समाप्त कर छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 प्रारंभ की गई। अनवरत योजना की संकल्पना गुरनान मेडाल द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन तथा गरीबी निवारण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे ट्राइसम कहते हैं आदि। बेरोजगारी हटाओ का नारा छठवीं पंचवर्षीय योजना में आया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समानता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना था। सेबी की स्थापना इसी समय हुई थी 1988 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना के ही समय हुई थी। भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया। सातवीं में पहली बार दीर्घकालीन विकास रणनीति पर बल देते हुए उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई। सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह योजना अपने लक्ष्य 5% से ज़्यादा 6% विकास दर हासिल करने में सफल रही। इस योजना में मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह योजना वर्ष 1990 की जगह वर्ष 1992 से लागू की जा सकी। इसका प्रमुख उद्देश्य सर्वग्रामीण मानव विकास था। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल दिए जाने की शुरुआत हुई। योजना ने अपने लक्ष्य 5.6 से ज़्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की। नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण योजना का आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। प्राथमिकता क्रम में सुधार के क्षेत्रों को चुना गया। ये थे भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार कम करना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना था। इस योजना ने निर्धारित लक्ष्य 8% की वार्षिक वृद्धि दर के करीब
7.6% वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त किया तथा यह अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 योजना लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। यह अब तक की सबसे सफल योजना रही। इस योजना में औसत समृद्धि दर 8% रही। यह वृद्धि दर अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। योजना के लक्ष्य विकास दर 8%, कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि करना, 5 करोड़ रोजगार का सृजन, गरीबों को कम से कम 10% बिंदु तक कम करना। योजना के अंत तक शिशु मृत्यु दर 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को 1 प्रति 1000 जीवित जन्म तक लाने तथा 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में लिंगानुपात 950 करने का लक्ष्य है। योजना के अंत तक प्रजनन दर 2.1% लाने का लक्ष्य, सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना तथा विद्युतीकरण करना, राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% के स्तर तक सीमित करना। इस योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवा के लिए रखी गई है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन एक संविधानेतर संस्था के रूप में किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, एक उपाध्यक्ष तथा एक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों का प्रावधान किया गया है। इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर प्रशासक होंगे। इसका कार्य एक थिंक टैंक की तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में निर्देशन एवं परामर्श, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा ग्राम स्तर पर योजना निर्माण के लिए एक सुनिश्चित तंत्र के विकास द्वारा सहयोग संघवाद को बढ़ावा देना है। भारत में मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली देख लेते हैं। तो मुद्रा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मुद्रा ऐसी कोई भी वस्तु है जिसे वस्तुओं एवं सेवाओं के बदले यानी विनिमय के माध्यम के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। मुद्रा के प्रकार तो वस्तु मुद्रा, कमोडिटी मनी, धातु मुद्रा यानी मेटेलिक मनी, पत्र मुद्रा यानी पेपर मनी, बैंक मुद्रा यानी बैंक मनी, प्लास्टिक मुद्रा यानी प्लास्टिक मनी। मुद्रा आपूर्ति की माप तरल के अंश के आधार पर मुद्रा पूर्ति की माप निम्नलिखित है। M0 यानी रिजर्व मनी यानी हाई पावर मनी, इसे हाई पावर मनी भी कहते हैं M0 को। M0 इक्वल टू होता है परिसंचरण में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों में जमा है जो, प्लस RBI के पास अन्य जो जमा है वो हो जाता है। M1 इसे संकीर्ण मुद्रा या फिर नैरो मनी भी कहते हैं। तो M1 इक्वल टू जनता के पास मुद्रा जो है प्लस बैंकों के पास जो मांग जमा है DDT के रूप में प्लस RBI के पास जो अन्य जमा है वो आ जाता है। M1 में इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा किसी विदेश सरकार के पास जमा शामिल नहीं होता है। अंतर बैंक जमा भी इसमें शामिल नहीं होता। किसमें? M1 में। M2 इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक जमा राशि होती है। M3 यह बृहद मुद्रा इसे कहते हैं, ब्रॉड मनी है। M3 इक्वल टू M1 प्लस बैंकों तथा सहकारी बैंकों की समय जमा राशि यानी टाइम डिपॉजिट। इसे समस्त मुद्राएं भी कहते हैं।
M4 = M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में कुल मांग एवं समय जमा दोनों। नोट: NCERT में M1 और M2 मुद्रा को संकुचित मुद्रा तथा M3 और M4 को व्यापक मुद्रा बताया गया है। लिक्विडिटी यानी तरलता। तरलता किसी संपत्ति या साख के मूल्य को प्रभावित किए बिना बाजार में उसे कितने जल्दी बेचा या खरीदा जा सकता है के स्तर को दर्शाता है। ऐसी संपत्ति जो पूर्णतः तरल नहीं है किंतु आसानी से अत्यंत कम हानि पर मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है, नकदी मुद्रा या फिर क्वासी मुद्रा कहलाती है, जैसे बचत खाता, बॉन्ड आदि। मुद्रा आपूर्ति मापों की तरलता का क्रम है M1 > M2 > M3 > M4। भारत में मुद्रा तथा करेंसी। वर्ष 1935 में प्रथम मुद्रा निर्गमन का अधिकार RBI को दिया गया। स्वतंत्र पूर्व पत्र मुद्रा पर जॉर्ज पंचम तथा जॉर्ज षष्ठम के चित्र अंकित किए गए थे। वर्ष 1947 में पत्र मुद्रा पर अशोक स्तंभ के सिंहों के चित्र अंकित किए गए। वर्ष 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट जारी किए गए। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित होता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य सभी नोटों पर निर्गमन RBI द्वारा होता था, जिन पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर रहते हैं। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य 17 भाषाओं में लिखा होता है। वित्तीय प्रणाली। यह संस्थाओं, आर्थिक साधनों तथा बाजारों का समूह है जो अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ाने तथा उनका कुशलतम एवं इष्टतम प्रयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली के मुख्य 2 भाग हैं। मुद्रा बाजार। पहला है मुद्रा बाजार, वह बाजार जिसमें उच्च तरलता एवं बहुत कम परिपक्वता अवधि वाले वित्तीय संसाधनों का कारोबार होता है। इन संसाधनों द्वारा रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में तरलता की मात्रा नियंत्रित करता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है: असंगठित मुद्रा बाजार तथा संगठित मुद्रा बाजार। असंगठित मुद्रा बाजार में ऐसे मुद्रा बाजार जिसकी गतिविधियां विनियमित नहीं होती, जैसे चिट फंड, स्थानीय देशी बैंक और साहूकार आदि। संगठित मुद्रा बाजार में इस बाजार की गतिविधियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित तथा विनियमित होती हैं। इन बाजारों के विनिमय के साधन निम्न हैं। कौन कौन? ट्रेजरी बिल। ये अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। इसका निर्गमन सरकार के लिए RBI द्वारा किया जाता है। वर्तमान में RBI द्वारा 91, 182 तथा 364 दिनों के ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। यह सरकार के लिए अल्पावधिक निवेश के रास्ते भी खोलते हैं तथा बैंकिंग संस्थान के SLR जरूरतों में मदद भी करते हैं। जमा प्रमाण पत्र। इसे बैंक अपने ग्राहकों को अधिसूचित अवधियों के लिए निर्दिष्ट स्थिर ब्याज दर पर अपने तत्कालीन धन की कमी की पूर्ति हेतु जारी करते हैं। यह विनियोग तथा विपणन योग्य होता है। विनिमय तथा विपणन योग्य होता है, जो कि अखिल भारतीय वित्त संस्थानों द्वारा 1 से 3 वर्ष एवं बैंकों द्वारा 7 से 364 दिनों तक के लिए जारी किया जाता है। वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर। यह एक सुरक्षित अल्पकालिक ऋण साधन है जो निगमों या फिर वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनी अल्पावधिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए जारी किया जाता है। यह पत्र न्यूनतम 7 दिनों तथा अधिकतम 1 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है। वाणिज्यिक बिल। ऐसा लिखित आदेश जो एक पार्टी द्वारा भविष्य की एक निश्चित तिथि को दूसरे पार्टी को भुगतान के लिए बाध्य करता है। यह अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, मर्चेंट बैंकों, सहकारी बैंकों तथा म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। काल मुद्रा बाजार। यह एक अंतर बैंक मुद्रा बाजार है जिसमें एक दिवसीय धन का लेन देन होता है, जिसे ओवरनाइट बोरोइंग कहते हैं। इसकी काल दर को रात भर की दर के रूप में
जाना जाता है। इस बाजार से उधार प्रतिभूतियों या फिर बिना प्रतिभूतियों के भी लिया जा सकता है। यहाँ से अधिकतम 14 दिनों के लिए उधार लिया जा सकता है, लेकिन दरें भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी बैंक ऋण आवंटित करने के साथ ऋण लेते भी हैं। वहीं LIC, GIC, UTI, IDBI तथा नाबार्ड केवल ऋण आवंटनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश योजना है जो आमतौर पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों द्वारा चलाया जाता है, जो लोगों के पैसों का निवेश स्टॉक, बॉन्ड या फिर अन्य प्रतिभूतियों में कुशलता के साथ करता है, जिससे जोखिम की संभावना न्यून होती है। भारत में वर्ष 1963 में स्थापित यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) प्रथम म्यूचुअल फंड कंपनी है। रेपो तथा रिवर्स रेपो। जब कोई समझौता या विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है या बेचता है कि वह उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा, तब इसे पुनर्क्रय विकल्प या रेपो कहते हैं। तथा जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को बेच देगा, तो इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। भारत में रेपो तथा रिवर्स रेपो का प्रचलन RBI तथा बैंकों के बीच होता है। नकद प्रबंधन बिल। अल्पावधिक बिल जिसका उपयोग केंद्र सरकार की तत्कालीन धन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसकी परिपक्वता अवधि 91 दिनों से कम होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग द्वारा की गई थी। रिजर्व बैंक ने RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 1947 तक बर्मा यानी म्यांमार सरकार तथा वर्ष 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया। RBI के प्रथम गवर्नर जनरल ऑसबोर्न स्मिथ थे। राष्ट्रीयकरण के समय यानी 1 जनवरी 1949 इसके गवर्नर CD देशमुख थे। RBI का लेख वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है, लेकिन अब बदल दिया गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया। रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। यह पत्र मुद्रा का निर्गमन करता है। इसके तहत 2 से लेकर 10,000 तक के नोटों का निर्गमन कर सकता है। RBI सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बैंकर का कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में यह बैंकों के अंतिम ऋणदाता की भूमिका अदा करता है। अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण के लिए यह मौद्रिक नीतियों के निर्माण का कार्य करता है। रिजर्व बैंक रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर को नियंत्रित करता है तथा विदेशी मुद्रा भंडार के परिरक्षण का कार्य करता है। साख नियंत्रण के तरीके, मौद्रिक नीति के उपाय कौन कौन है देख लेते हैं। तो RBI कैसे साख नियंत्रण या फिर मौद्रिक नीति अपनाता है, किस हिसाब से। परिणात्मक यानी मात्रात्मक उपाय, चयनात्मक या फिर गुणात्मक उपाय। तो सबसे पहले परिणात्मक या फिर मात्रात्मक उपाय देख लेते हैं। तो बैंक दर के द्वारा, सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी MSF के द्वारा, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा या फिर तरलता समायोजन सुविधा LIF के द्वारा, जिसमें रेपो तथा रिवर्स रेपो आते हैं। परिवर्तनीय कोष अनुपात के द्वारा यानी नकद कोष अनुपात जिसमें आते हैं, यानी CRR तथा वैधानिक तरलता अनुपात SLR जिसमें आते हैं। जबकि दूसरा है चयनात्मक या फिर गुणात्मक उपाय, जिसमें आता है न्यूनतम सीमा या मार्जिनल निर्धारण, नीतिक दबाव, साख मापदंड निर्धारण तथा साख स्वीकृतिकरण योजना। गुणात्मक तरीके तुलना में मात्रात्मक तरीके से ज़्यादा प्रभावी हैं।
मात्रात्मक तरीकों में एसएलआर तथा सीआरआर में परिवर्तन अनिवार्य रूप से तरलता को प्रभावित करेगा, जबकि बैंक दर, रेपो, रिवर्स रेपो, खुले बाजार की क्रियाओं में ऐसी अनिवार्यता निहित नहीं रहती है। रेपो तथा रिवर्स रेपो तरलता समायोजन के अल्पकालिक एवं बैंक दर, सीआरआर तथा खुले बाजार की क्रियाएं दीर्घकालिक उपाय हैं। बैंक दर वह दर जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को पुनर्कटौती करता है उसे बैंक दर कहते हैं। सामान्यतः यह वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। यह दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी एमएसएफ रेट, इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं के 1% इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधिक देयताओं के 1% तक का ऋण रात भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। बैंक इसका उपयोग अपनी तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। किसके तहत? सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ रेट के तहत। एमएसएफ दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है। प्रधान उधारी दर वह न्यूनतम दर जिस पर कोई बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को उधार देता है उसे प्रधान उधारी दर कहते हैं। आधार दर यानी बेस रेट क्या होता है? तो आरबीआई द्वारा पीएलआर प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली को लागू किया गया, जिसके अनुसार आधार दर वह दर है जिससे नीची ब्याज दर पर कोई बैंक उधार नहीं दे सकता। इसमें आधार दर का निर्धारण फंड की लागत के अनुसार होता है। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम की उधार देयता की दरों में पारदर्शिता लाना है। खुले बाजार की क्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। स्विच ऑपरेशन आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों यानी सामान्यतः अल्पावधिक वाली का क्रय करना तथा उसके स्थान पर दूसरे प्रतिभूतियों यानी सामान्यतः लंबी अवधि वाली का विक्रय करना, जिससे प्रतिभूतियों की परिपक्वता अवधि लंबी हो जाए, स्विच ऑपरेशन कहलाता है। तरलता समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यह बैंकों की अल्पकालिक तरलता को वांछनीय रूप से समायोजित करने का एक प्रभावी मौद्रिक अस्त्र है, जो बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के आधार पर उधार लेने देने की सुविधा प्रदान करता है। आरबीआई एलएएफ के तहत रेपो तथा रिवर्स रेपो के माध्यम से प्रतिदिन आधार पर तरलता समायोजन करता है। नरसिंह सिंह समिति सेकेंड 1998 की सिफारिश पर वर्ष 2000 में एलएएफ को लागू किया गया। रेपो तथा रिवर्स रेपो रेट वह दर जिस पर कोई वाणिज्यिक बैंक देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से अपनी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेता है, रेपो रेट कहलाता है, तथा केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जिस दर पर उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। भारत में आरबीआई तथा वाणिज्यिक बैंकों के बीच रेपो तथा रिवर्स रेपो दर पर लेन देन स्वीकृत प्रतिभूतियों के रूप में होता है। नगद कोष अनुपात यानी सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो इसे कहते हैं। अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता यानी मांग जमा प्लस समय जमा का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे सीआरआर कहते हैं। इसका निर्धारण समय समय पर आरबीआई द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सीआरआर 4% है। इसको जब पेपर देने जाए तो तब करंट से अपडेट कर लीजिएगा। यानी सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को कहाँ रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत यानी अधिकतम 40% नगद
सोना, विदेशी मुद्रा या फिर स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य है। इसे SLR कहते हैं। वर्तमान में इसकी दर 18.75 है। इसको भी करंट से देख लीजिएगा उस समय जब पेपर देने जाएं तो SLR खुद अपने पास बैंक रखता है। भारतीय बैंकिंग का इतिहास। संयुक्त पूंजी पर आधारित भारत में पहला बैंक 1720 में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे था। 1865 में इलाहाबाद में स्थापित इलाहाबाद बैंक भारतीय स्वामित्व वाला प्रथम बैंक था। वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंशियल बैंकों यानी बंगाल 1806 में जो स्थापित हुआ था, मद्रास जो कि 1843 में स्थापित हुआ था, तथा बॉम्बे जो 1840 को स्थापित हुआ था, को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था। केंद्रीय बैंक यह किसी देश का सर्वोच्च बैंक होता है जो बैंक जमाओं का लेन देन नहीं करता बल्कि बैंकों तथा बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है भारत में। वाणिज्यिक बैंक लोगों तथा देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जमा स्वीकार करने, ऋण वितरण तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त बैंकों को व्यावसायिक या फिर वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार कौन कौन प्रकार होते हैं? तो अनुसूचित बैंक तथा गैर अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक कौन होते हैं? यह RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। इसमें सभी प्रकार के बैंक यथा राष्ट्रीय, विदेशी, सहकारी, क्षेत्रीय, ग्रामीण तथा अन्य विकास बैंक शामिल हैं। गैर अनुसूचित बैंक कौन होते हैं? तो ये RBI द्वारा विनियमित नहीं होते। इसमें स्थानीय क्षेत्र बैंक, लोकल एरिया बैंक आते हैं। यह CRR RBI के पास न रखकर स्वयं के पास रखते हैं। औद्योगिक बैंक इनके द्वारा देश के उद्योग धंधों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, दीर्घकालिक जमाएं स्वीकार करने, ऋण पत्रों तथा हुंडियों की बिक्री एवं उद्योग इकाइयों के सलाहकार के रूप में कार्य किया जाता है। भूमि विकास बैंक इनका मुख्य कार्य कृषकों की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का होता है। विदेशी विनिमय बैंक यह विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करके विदेशी व्यापार के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। डाकघर बचत बैंक एक छोटी वाणिज्यिक बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत को प्राप्त करने तथा प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक जिसे कहते हैं RRB 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बैंकों पर एमएन नरसिंहम की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ग्रामीण बैंकों का स्थापना आरंभ की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है। तो RRB की स्थापना कब हुई है? 2 अक्टूबर 1975 को एमएन नरसिम्हन की समिति की सिफारिश के आधार पर हुई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा के अतिरिक्त संपूर्ण देश में कार्यरत हैं। RRB में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक की भागीदारी 50-15-35 के अनुपात में होती है। यानी केंद्र सरकार की 50%, राज्य सरकार की 15% तथा प्रवर्तक की 35% होती है। सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हुए छोटे स्तर के संस्थागत शाख का निर्माण करना है। इसके लिए शहरी बैंकों को RBI से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्यों द्वारा पारित सहकारी समिति अधिनियम द्वारा होती है। देश में 3 स्तरीय सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक पहला है राज्य सरकार सहकारी बैंक,
तो यह राज्य का शीर्षस्थ सहकारी बैंक होता है जो कि जिला सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करता है तथा उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह अत्यंत कम दर पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करता है। जिला सहकारी बैंक या फिर इसे केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। यह जिला स्तर पर सहकारी बैंक है जो कि राज्य सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करता है तथा प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यों पर नियंत्रण करने तथा उन्हें ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। प्राथमिक सहकारी ऋण समितियाँ, इसकी स्थापना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। भुगतान बैंक, जिसे पेमेंट बैंक कहते हैं, इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लघु बचत खाते उपलब्ध कराना तथा प्रवासी श्रमिकों, निम्न आय परिवारों, लघु कारोबारियों, असंगठित क्षेत्र के अन्य इकाइयों को भुगतान और विप्रेषण सुविधा उपलब्ध कराना है। यह अन्य बैंकों के व्यावसायिक प्रतिनिधि बन सकते हैं, म्यूचुअल फंड तथा बीमा उत्पादों का वितरण तथा मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, किंतु सावधिक जमा, मियादी जमा तथा आवर्ती जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। कौन? पेमेंट बैंक। लघु वित्तीय बैंक यानी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इसकी स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बचत माध्यमों का प्रावधान करना तथा छोटी कारोबारी इकाइयों, छोटे सीमांत किसानों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों एवं अन्य असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को उन्नत तकनीकी और कम लागत के परिचालनों के माध्यम से ऋण तथा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। यह मुख्यतः बैंकिंग सेवा से वंचित या अल्प सेवा प्राप्त तबकों को जमा और ऋण जैसी सुविधा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इन वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होने वाले आरबीआई के सभी मापदंड एवं विनियमन इस बाध्यता के साथ लागू होंगे कि इन्हें अपनी 25% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होगी। ओनली बैंक या फिर डिजिटल बैंक, यह मोबाइल के जरिए बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह ग्राहक की बायोमेट्रिक जानकारी तथा आधार कार्ड की मदद से कार्य करेगा। डीबीएस बैंक सिंगापुर ने अप्रैल 2016 में भारत का पहला मोबाइल ओनली बैंक लॉन्च किया। बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित अन्य शब्दावलियाँ, तो शाख बैंकिंग, प्रधान शाखा के निर्देशन में बैंकों की छोटी शाखाओं द्वारा बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना शाखा बैंकिंग कहलाता है। शाखा बैंकिंग। नेट बैंकिंग, इंटरनेट तथा कंप्यूटर की सहायता से उपभोक्ता द्वारा अपने बैंकिंग खातों का स्वयं संचालन और भुगतान हस्तांतरण करना नेट बैंकिंग कहलाता है। कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग में किसी वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसमें कोई भी शाखा दूसरी शाखा के खाते का विवरण देखने, जमा अथवा निकासी करने में सक्षम होती है। नेफ्ट प्रणाली, यह एक खाते से दूसरे खाते में धन का हस्तांतरण करने की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसके जरिए धन राशि के हस्तांतरण में कुछ समय लगता है, अर्थात यह एक रियल टाइम प्रणाली नहीं है। आरटीजीएस प्रणाली, इसके तहत धन का हस्तांतरण वास्तविक समय यानी रियल टाइम में होता है, जिसकी अधिकतम अवधि 30 मिनट है। इस प्रणाली से न्यूनतम 2 लाख या इससे अधिक राशि का एक खाते से दूसरे खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जा सकती है। अधिकतम धन हस्तांतरण की सीमा बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती है। एनईएफटी तथा आरटीजीएस का प्रबंधन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ईसीएस प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम के माध्यम से बैंक अपने खाता धारक की लिखित अनुमति के बिना किंतु उसकी सहमति से अन्य संस्थान को नियमित रूप से धन का हस्तांतरण करता है, जैसे ब्याज, वेतन, पेंशन, लाभांश आदि। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, 11 अंकीय कोड होता है जो प्रत्येक बैंक के चेक पर छपा रहता है। इसके पहले 4 अक्षरों में बैंक का नाम, अगले अंक 0 तथा अंतिम 6 अंकों में बैंक ब्रांच से संबंधित विवरण होता है।
MICR कोड। बैंक चेक पर अंकित 9 अंकों का कोड, जिसके 3 अंक बैंक शाखा के शहर का, अलग 3 अंक बैंक का नाम तथा अंतिम 3 अंक बैंक का ब्रांच का नाम होता है। सावधिक जमा यानी टाइम डिपॉजिट, वाणिज्यिक बैंक द्वारा जमाकर्ता से एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त जमा सावधिक जमा कहलाता है। आवर्ती जमा, यह एक प्रकार का सावधिक जमा ही होता है, परंतु इसमें बैंक जमा एक मुश्त न प्राप्त कर मासिक, त्रैमासिक, अर्धमासिक या फिर वार्षिक तौर पर प्राप्त करता है। बैंक ड्राफ्ट, यह किसी व्यक्ति विशेष या संगठन के नाम पर भुगतान के लिए बैंक द्वारा जारी साख पत्र है, जिसकी गारंटी जारीकर्ता बैंक की होती है क्योंकि उसे भुगतान किया जा चुका है। लीवरेज अनुपात, यह बैंकों का ऋण संपत्ति अनुपात प्रदर्शित करता है। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा, बैंकों की ब्याज देयता उतनी ही अधिक होगी। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, पूंजी पर्याप्तता से तात्पर्य ऐसी पूंजी से है जिससे उस कंपनी या बैंक द्वारा किसी व्यापारिक साख सृजन हेतु एक निश्चित मात्रा तक अपने पास रखना होता है। वर्ष 1992-93 से भारत के बैंकों में पूंजी पर्याप्त मानक लागू होना आरंभ हुआ। CAR इक्वल टू होता है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वाइटेड एसेट्स। इसे CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहते हैं। Tier 1 पूंजी यह कोर पूंजी या फिर मुख्य पूंजी होती है। यह अनपेक्षित हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता के रूप में उपलब्ध रहती है। Tier 2 पूंजी बैंकों की द्वितीय पूंजी, जो कि बंदी की स्थिति में यह नुकसान से निपटने के लिए प्रयोग की जाती है। Tier 3 पूंजी, ऐसी पूंजी जिसे बैंक अपने बाजार जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम आदि से कुछ हद तक निपटने के लिए रखते हैं। बेसल मापदंड, वर्ष 1974 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के तत्वाधान में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन BCBS का गठन किया गया। कमेटी का कार्य अंतर्राष्ट्रीय नियामक पूंजी मानकों का विकास करना था। इन्हें ही बेसल मानक कहते हैं। बेसल 1 वर्ष 1988 में इसे बेसल समिति ने प्रस्तुत किया तथा बैंकों के लिए अपने जोखिम भारी ऋण पर कम से कम 8% पूंजी बनाए रखा अनिवार्य माना। भारत में इस दर को 9% बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। बेसल सेकेंड, इसे बेसल समिति ने वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया। यह मानक पूंजीगत आवश्यकता, पर्यवेक्षण, समीक्षा तथा बाजार अनुशासन के 3 स्तंभों पर आधारित है। बेसल 3, बेसल मानक वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया। इसमें CRAR को न्यूनतम 9% बनाए रखने को कहा गया। RBI ने वर्ष 2011 में बेसल मानकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया। व्हाइट लेबल ATM, गैर बैंकिंग कंपनियों के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले ATM को व्हाइट लेबल ATM कहते हैं। प्रथम व्हाइट लेबल ATM टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा इंडिकेस नाम से वर्ष 2013 में ठाणे, महाराष्ट्र के क्षेत्र चंद्रपाड़ा में स्थापित किया। अन्य कंपनियों में प्रिज्म पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मनी स्पॉट तथा मुथूट फाइनेंस लिमिटेड मुथूट ATM के नाम से व्हाइट लेबल ATM संचालित कर रही है। व्हाइट लेबल ATM में कुछ शर्तों के साथ स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। स्वतंत्र भारत में बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियाँ। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, इस अधिनियम द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के नियमन एवं नियंत्रण का अधिकार रिजर्व बैंक को प्रदान किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। विभेदीकृत ब्याज दर योजना 1972, बैंकों द्वारा जारी ऋणों में से एक निश्चित अनुपात में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को रियायत दरों पर ऋण उपलब्ध कराना।
विभेदीकृत ब्याज दर योजना कहलाता है, जो कि 1972 में लागू हुआ था। बैंकों का पुनर्राष्ट्रीयकरण 1980। 6 अन्य वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995। बैंकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की गई। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना 2003। इसकी शुरुआत नाबार्ड द्वारा की गई। यह योजना मूलतः अत्यंत छोटे उद्यमियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है। सरफेसी अधिनियम 2002। इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बैंकों या फिर वित्तीय संस्थानों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों यानी एनपीए की रिकवरी का अधिकार प्रदान करना है। अधिनियम एनपीए की रिकवरी के लिए निम्न वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था करता है। भुगतान न होने पर गिरवी प्रतिभूतियों को जब्त करना, प्रतिभूतियों को संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेच देना, उस कंपनी या संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लेना। सरफेसी अधिनियम में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल तथा संपत्ति पुनर्निर्माण की प्रभावीता बढ़ाने का कार्य किया गया। इंद्रधनुष योजना। इस योजना का उद्देश्य बैंक के बढ़ते हुए एनपीए तथा घटते हुए पूंजी पर्याप्तता अनुपात की समस्या का समाधान करना है। यह योजना अगस्त 2015 से प्रस्तुत की गई। महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं देख लेते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, जिसे आईएफसीआई कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1948 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत हुई थी। वर्ष 1993 में इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक और अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली में है। आईएफसीआई का भारतीय औद्योगिक शाखा और निवेश निगम लिमिटेड, आईसीआईसीआई, इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को विश्व बैंक, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों की पहल पर की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घकालीन अवधि का वित्तीय पोषण प्रदान करना है। 1990 के दशक से आईसीआईसीआई ने अन्य विभिन्न प्रकार के बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय मुंबई में तथा रजिस्टर्ड ऑफिस बड़ौदा में है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एक्जिम बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना वर्ष 1982 में देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात में लगे संस्थानों के कार्यों में समन्वय के लिए मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने तथा निर्यात एवं आयातों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर 9 जुलाई 1988 को देश में आवास संबंधी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की गई। यह आरबीआई का एक अनुषंगिक संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, इसकी स्थापना देश में कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने के लिए 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड ग्रामीण ऋण तथा सहकारी बैंकों आदि को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करता है तथा स्वयं का वित्त पोषण विश्व बैंक, भारत सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, पूर्णतः स्वतंत्र संस्था के रूप में सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को अति लघु तथा मझौले उद्योग के वित्तीयन प्रोत्साहन तथा विकास के लिए की गई। इस हेतु यह राज्य वित्त निगमों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों को वित्तीय उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है।
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड IDBI लिमिटेड। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को देश के औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। 1 अक्टूबर 2004 से यह वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFCI। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 के तहत गांधीनगर गुजरात में विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना की गई। IFSC एक ऐसा अधिकार क्षेत्र है जो निवासियों तथा गैर निवासियों को विश्व स्तर की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI दिसंबर 2008 में स्थापित भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। इसका उद्देश्य देश के भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक बृहद बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय मुंबई में है। मुद्रा, जिसे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड भी कहते हैं, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत मार्च 2015 में एक कंपनी के रूप में तथा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में 7 अप्रैल 2005 को रजिस्टर्ड हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त के रूप में वित्तीय सहायता सहित विभिन्न समर्थनों को विस्तारित कर देश के सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र का विकास करना है। भारत में प्रतिभूति मुद्रण और सिक्कों का उत्पादन। तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, यह विश्व के गिने चुने तथा भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई है जहां पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय एवं राजस्व तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है। करेंसी नोट प्रेस नासिक, यहाँ उच्च सुरक्षा मानकों वाले बैंक नोट की छपाई का कार्य होता है। पहले यहाँ अन्य देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इराक के बैंक नोटों की छपाई का कार्य भी किया जाता था। बैंक नोट प्रेस देवास MP, यहाँ उच्च सुरक्षा मानकों वाले विभिन्न मूल्य वर्ग के बैंक नोट छापने का कार्य होता है। यहाँ बैंक नोट में प्रयुक्त होने वाली स्याही का भी उत्पादन होता है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद MP, करेंसी नोट के कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन होता है। यहाँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, डाक लेखन सामग्री तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टाम्प तथा अन्य गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर इत्यादि का उत्पादन होता है। यहाँ टकसाल, सिक्कों का उत्पादन सोना चांदी के परख तथा तमगों के उत्पादन के लिए मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में टकसालें स्थित हैं। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट, वित्तीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग तथा दीर्घकालिक फंड का बाजार जिसमें दोनों ही इक्विटी, अंशपत्रों तथा ऋण के माध्यम से पूंजी प्राप्त की जाती है। इस बाजार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक बाजार, यह नई निर्गमनों का बाजार है जिसमें प्रतिभूतियां पहली बार बिकने के लिए जारी की जाती हैं। इस बाजार में दोनों ही घरेलू और विदेशी फंड की उगाही हो सकती है। इसमें निर्गमित प्रतिभूतियां समता अंश या फिर ऋण प्रपत्र हो सकती हैं। प्राथमिक बाजार में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां घरेलू कंपनियों द्वारा निर्गमित समता अंश, कंपनियों, सरकार तथा वित्तीय माध्यमों द्वारा निर्गमित ऋण प्रपत्र, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसोर्ट तथा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसोर्ट के माध्यम से निर्गमित समता अंश, विदेशी वाणिज्यिक उधारी, समता अंश तथा ऋणों के रूप में प्रत्यक्ष विदेश निवेश
FDI तथा विदेशी संस्थागत निवेश FII, गैर प्रवासी भारतीय जमा NRI डिपॉजिट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट जिसके द्वारा विदेशी कंपनी भारतीय बाजार से पूंजी उगाही करती है आदि। दूसरा है प्राइमरी मार्केट से फंड प्राप्त करने का समाधान। तो प्राथमिक बाजार में पहला था प्राथमिक बाजार में जारी किए जाने वाली प्रतिभूति। दूसरा प्राइमरी मार्केट से फंड प्राप्त करने का समाधान। पब्लिक इशू, जनता के लिए शेयरों का निर्गमन, निजी आवंटन, कुछ चुने हुए विनियोजकों को नए निर्गत शेयर प्रत्यक्ष निर्गमित किए जाते हैं। राइट इशू, नए शेयरों का निर्गमन वर्तमान शेयर धारकों को उनकी शेयरधारिता के आधार पर किया जाता है। बोनस शेयर, यह वर्तमान शेयर धारकों को अतिरिक्त मुफ्त दिए जाते हैं। IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार की जाती है तब इसे प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन कहते हैं। विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, चलिए विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जो है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद IPO देख रहे थे हम लोग। IPO के निर्गमन के बाद कंपनियों को अपने शेयरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना आवश्यक होता है ताकि द्वितीयक बाजार में उसकी खरीद बिक्री की जा सके। IPO लाने के दो रूट हैं, एक बुक बिल्डिंग रूट तथा दूसरा है फिक्स्ड प्राइवेट रूट। दूसरा है द्वितीय बाजार। एक तो प्राथमिक बाजार था, अब दूसरा चलिए द्वितीय बाजार देख लेते हैं। वह बाजार जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों में व्यापार होता है। यहाँ प्राथमिक शेयर धारकों द्वारा अपने शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है। FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां बाजार से पुनः पूंजी प्राप्त करने के लिए अपने शेयर निर्गमित करती हैं तो उसे FPO कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज, एक संगठित बाजार जहां सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का व्यापार किया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक संस्थाओं, संयुक्त स्टॉक कंपनियों द्वारा निर्गमित पहले से बिकी हुई प्रतिभूतियों में व्यापार किया जाता है। द्वितीय बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय पूंजी निर्माण नहीं करता बल्कि मार्केट में विक्रय के लिए आए हुए अंशपत्रों तथा ऋण पत्रों को तरलता तथा विनिमय क्षमता प्रदान करता है। विश्व में पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से 1602 में की गई थी। विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1875 में की गई। अब चलिए विश्व के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज देख लेते हैं। तो कंट्री USA का स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इंडेक्स है इसका न्यूयॉर्क कंपोजिट DWO जोनेस। USA कंट्री USA स्टॉक एक्सचेंज नेम है इसका नैस्डैक ओमेक्स। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क तथा इंडेक्स है नैस्डैक। जापान, तो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। इसका इंडेक्स है निक्की। तथा UK लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसका इंडेक्स है FTSE। चाइना शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसका इंडेक्स है SSE। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग का है।
इसका हेडक्वार्टर हांगकांग में है। इसका इंडेक्स है होंग सेंग। तथा कनाडा स्टॉक एक्सचेंज का है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। कनाडा का है टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर है टोरंटो में। इसका इंडेक्स है S&P या फिर TSX। ब्राजीलिया स्टॉक एक्सचेंज है BM&F बोविस्पा। इसका हेडक्वार्टर है साओ पोलो में। इसका इंडेक्स है IBOV। तथा ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एक्सचेंज। सिडनी इसका हेडक्वार्टर है। इसका इंडेक्स है ASX। जर्मनी इसका स्टॉक एक्सचेंज है फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज। हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है। डैक्स इसका इंडेक्स है। इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, जो कि 30 कंपनियों के शेयरों पर आधारित है। फिर इंडिया का दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, NSE जिसे कहते हैं शॉर्ट में, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। इसका इंडेक्स है निफ्टी, जो कि 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित है। चलिए हम लोग द्वितीयक बाजार देख रहे थे। तो द्वितीयक बाजार में 2 चीज़ देख लिया था, एक FPO तथा दूसरा स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा देखते हैं क्या है, डेरिवेटिव्स ऐसे उत्पाद हैं जिनका मूल्य एक या एक से अधिक मूल चरों जिन्हें आधार कहा जाता है से संविदागत तरीके से प्राप्त किया जाता है। यह निश्चित संपत्ति, इक्विटी, विदेशी मुद्रा, वस्तु या इकाई, अन्य परिसंपत्तियां हो सकती हैं। शेयर का पुनर्क्रय किसी कंपनी द्वारा ही अंशों यानी शेयरों को अंशधारियों से बाजार में क्रय किया जाना शेयर का पुनर्क्रय यानी पुनर्विक्रय कहलाता है। क्रेडिट रेटिंग ऋणी या फिर उधार लेने वाले की साख क्षमता या फिर उधार लौटाने की क्षमता का निर्धारण है। भारत में प्रमुखतः क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां तो क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड, CRAE, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, सिविल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। विश्व की प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, फिंच। अंशपत्र शेयर के रूप में वरीयता अंश तो वे अंशपत्र यानी शेयर जिन्हें सामान्यतः या समता अंशों की तुलना में लाभांश वितरण में वरीयता दी जाती है। इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता तथा कंपनियों के दिवाली हो जाने पर भुगतान में समता अंशों पर वरीयता मिलती है। समता अंश यानी इक्विटी शेयर, ये वे अंश हैं जिन्हें कंपनियों से मताधिकार प्राप्त रहता है तथा यह अंशधारी धारित अंशों के अनुपात में कंपनियों के स्वामित्व अधिकार होते हैं, स्वामित्वधारी होते हैं। समता अंशधारियों का सीमित उत्तरदायित्व होता है। ऋण पत्र, यह वह दीर्घकालिक अभिलेख या फिर प्रपत्र है जिसके आधार पर कंपनियां ऋण प्राप्त करती हैं। ऋण पत्रधारी कंपनियों का लेनदार होता है तथा इसे धारित ऋण पत्र पर अंकित ब्याज पाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वो कंपनी को लाभ हो या न हो या फिर हानि हो। बांड, यह भी ऋण पत्र की तरह एक प्रतिभूति होती है जिसके आधार पर निर्गतकर्ता बाजार से ऋण प्राप्त करता है। इस पर ब्याज दर निर्धारित रहती है जिसे कूपन रेट कहते हैं। बांड अल्पकालिक होता है।
पार्टिसिपेटरी नोट। यह नोट विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा उन निवेशकों को निर्गत किए जाते हैं जो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं पर अपनी पंजीकरण सेबी से नहीं कराना चाहते। विदेशी संस्थागत निवेश जो कि सेबी से पंजीकृत हैं पी नोट्स निर्गत कर सकते हैं। जीरो कूपन बांड, वह बांड जिन पर ब्याज दर शून्य होती है, जीरो कूपन बांड कहलाते हैं। इन बांडों को बट्टा पर निर्गत किया जाता है तथा सम मूल्य पर अदायगी होती है। मसाला बांड, कंपनियों या संस्थाओं द्वारा भारत में निवेश के इच्छुक विदेशी निवेशकों के लिए भारत के बाहर रुपये में जारी किए गए बांड को मसाला बांड कहा जाता है। पहला मसाला बांड अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जारी किया गया। भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित निजी क्षेत्र में निवेश के लिए वर्ष 2015 में IFC द्वारा ग्रीन मसाला बांड जारी किया गया। स्वेट इक्विटी, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संचालकों को नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल या फिर कोई विशिष्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्गत शेयरों को स्वेट इक्विटी कहते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में शेयर बाजार की गतिविधियों को नियमित करने के लिए एक गैर वित्तीय संस्थान के रूप में सेबी की स्थापना की गई। सेबी को सेबी एक्ट 1992 द्वारा वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। पूंजी के निर्गमन, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में सेबी को नियंत्रण शक्ति प्राप्त है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हेज फंड, यह कुछ निवेशकों द्वारा परस्पर की गई एक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत वो प्रतिभूतियों के मूल्य में परिवर्तन के कारण सट्टा लाभ तथा पूंजी अधिमूल्य अर्जित करने के लिए विनियोग करते हैं। BSE ग्रीननेक्स, यह BSE द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज है। यह ऊर्जा उपयोग में कुशल पर्यावरण मैत्री 20 कंपनियों की इक्विटी शेयरों का इंडेक्स है। इसमें सम्मिलित प्रमुख कंपनियां ICICI, SBI, L&T, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, NTPC, सिप्ला आदि। टीजर लोन, ऐसे ऋण जिसपे ब्याज दर इस प्रकार समायोजित होती है कि शुरू में ब्याज दर कम रहे तथा कुछ वर्षों बाद उसमें वृद्धि हो टीजर लोन कहलाता है। वस्तु वायदा बाजार, चलिए इसको अब कल देखेंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।